So in this class we will be studying glycolysis, and it is since it is covered in two parts, I will cover first part in this class, and the next class I will be covering the second part. So basically glycolysis occurs in two phases. ठीक है, दो अलग अलग फेजेस होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, और वो हम स्टडी करने वाले हैं इन दो क्लासेस में. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. So, what is glycolysis? Actually, glycolysis is a part of respiration process. तो respiration जो process होता है, it occurs in two stages, glycolysis and Krebs cycle. So, in the glycolysis, it is ऑलमोस्ट यूनिवर्सल सेंट्रल पाथवे ऑफ ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म. ठीक है, तो बेसिकली रेस्पिरेशन में होता क्या? बेसिकली रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिज्म प्रोसेस. कैटाबॉलिज्म मतलब जिसमें कि एक मॉलिक्यूल जो है इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और इन टर्न इवेंचुअली उसमें एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस. तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड देन फाइनली आफ्टर द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज. Okay, so it is the pathway through which large flux of carbon occurs in most of the सेल. तो मतलब इसमें क्या हो रहा है? जो लार्ज फ्लक्स ऑफ कार्बन, फ्लक्स मतलब जितने भी कार्बन एटम्स है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनका सिंथेसिस या वो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं इस पाथवे के थ्रू. Okay, in certain mammalian tissues and cell types, for example erythrocytes, renal medulla, brain, sperm cells, for example, the glucose is the sole or major source of energy. मतलब ग्लूकोज जो है वो ओनली मेजर कार्बन सोर्स की तरह या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह फंक्शन करता है इन दीज सेल्स. ठीक है, तो इनके लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जांपल ब्रेन सेल्स में कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है इट हैज़ टू फेजेस. ठीक है, टू फेजेस होते हैं इसमें. पहला फेज जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज. ठीक है, इसमें प्रिपरेशन हो रहा है फॉर द नेक्स्ट स्टेज. ठीक है, तो प्रिपरेटरी फेज. ओके, इसमें प्रिपरेटरी फेज सिंथेसिस हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है एनर्जी. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, एटीपी यूज हो रहा है इसमें, एटीपी इज यूज्ड. Okay, and there is second phase which is called as payoff phase. In which ATP is produced. यहाँ पर ATP प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये दो स्टेजेस होते हैं. पहली स्टेज जिसमें एटीपी यूज्ड होता है, और दूसरी स्टेज होती है पे ऑफ फेज, जिसमें कि एटीपी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे. आज की क्लास में हम करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट फेज विच इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज. ठीक है, इट रिक्वायर्स एटीपी, इट रिक्वायर्स द सप्लाई ऑफ एटीपी. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज नथिंग बट एनर्जी सोर्स, राइट? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है. तो जो रिएक्शंस होते हैं इस फेज में उनमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं एटीपी मॉलिक्यूल. सो देयर इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी. ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है टू एटीपी मॉलिक्यूल्स का, मतलब टू एटीपी मॉलिक्यूल्स आर बीइंग यूज्ड अप. इस प्रोसेस में जो प्रिपरेटरी फेज है इसमें दो एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज्ड अप हो रहे हैं, और रिजल्ट कर रहे हैं क्लीवेज ऑफ हेक्सोस चेन. हेक्सोस का मतलब होता है ग्लूकोज जो है वो हेक्सोस शुगर है. ग्लूकोज जो है वो हेक्सोस शुगर है बिकॉज इट इज हैविंग 6 कार्बन, C6H12O6. ठीक है, it is having 6 carbon atom, that is why it is called as hexose sugar. It is also having aldehyde group. ठीक है, it is called as hexose sugar, and it is actually broken down into two triose
फॉस्फेट्स। ओके, मतलब इसमें 3 कार्बन 3 कंपाउंड्स में ये टूट जा रहा है, C3 मॉलिक्यूल्स में ये टूट जा रहा है आफ्टर दिस प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, तो यहाँ पर C6 कंपाउंड 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3 कंपाउंड ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस का मतलब है 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, 3 कार्बन कंपाउंड। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अब ना हम आते हैं स्टेप्स पर। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस फेज? फर्स्ट स्टेप इज फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करता है, जैसे ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर एंटर करता है, इट इज एनकाउंटर विद हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, हेक्सोकाइनेज जो है इस पर एक्ट कर देता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है बहुत ही एक्टिव एंजाइम है, प्रोएक्टिव एंजाइम है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है, सेल में बहुत जगह ये प्रेजेंट होता है। और जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आएगा, हेक्सोस एंजाइम जो है ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे ही एंटर करता है वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ग्लूकोज इज एक्चुअली ग्लूकोज कैन इजीली एंटर और एग्जिट द सेल। ठीक है, ये ज़्यादा जो सेल की मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल होती है फॉर ग्लूकोज, while in case of glucose 6 phosphate it is not so permeable। इसका permeability बहुत ही restricted होता है for glucose 6 phosphate because it is having charged moiety attached to it। जिन जो भी phosphates होते हैं, जो जिन भी charged moieties होते हैं, एक्चुअली उनके लिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो इतना ज़्यादा परमिएबल नहीं होता है। जितने भी फॉस्फेटेज हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं, उनके लिए जो सेल है, cell membrane is not so permeable, that is why it is converted, so that once it is entered, the glucose is entered, it is not now able to leave the cell। ठीक है, अब ये आ गया है सेल के अंदर, now the cell will utilize it। Now the cell will utilize it to produce the energy which is required for the functioning of the cell। सेल को ज़रूरत है एनर्जी की, तो ग्लूकोज आया तो उसको वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ताकि वो यूज़ कर सके फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहा है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सो का मतलब है C6 शुगर, C6 शुगर पे ये एक्ट कर रहा है, और काइनेज का मतलब है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है और 6th पोजिशन पे। ठीक है, यहाँ पर इनको 6 फॉस्फेट है, 6th पोजीशन 6 कार्बन है ये वाला। ठीक है, दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 6 कार्बन, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए हैं। ओके, ये जो एंजाइम है इट रिक्वायर्स एटीपी, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, यहाँ से जो फॉस्फेट रिलीज होएगा वो फॉस्फेट यूज होएगा टू फॉस्फोरिलेट ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, एंड दिस एंजाइम यूजेस Mg2+ आयन एज द कोफैक्टर। कोफैक्टर की तरह Mg2+ मैग्नीशियम आयन का ये यूज करता है। अब बन गया हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है इस स्टेप के लिए वो मैं बता देती हूँ। दिस एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंजाइम इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ ऑल टाइप। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही ग्लूकोज एंटर होएगा इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो इसलिए सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हिपैटोसाइट्स जो होते हैं, हिपैटोसाइट्स कौन से सेल होते हैं? हिपैटोसाइट्स कौन से सेल होते हैं? हिपैटोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो लिवर में प्रेजेंट होते हैं, लिवर सेल्स को हिपैटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दे कंटेन अ फॉर्म ऑफ हेक्सोकाइनेज विच इज कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज डी। ठीक है, हेक्सोकाइनेज डी बोलते हैं। हेक्सोकाइनेज डी जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोकाइनेज। इट इज very very specific to glucose।
ठीक है, और ये डिफर करता है फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ हेक्सोकाइनेज इन काइनेटिक एंड रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज. दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज जो है वो दूसरी C6 शुगर्स पे भी एक्ट करेगा, लेकिन ग्लूकोकाइनेज जो है इट विल एक्ट ओनली ऑन द ग्लूकोज. ठीक है, सो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन ओवर हियर. और इसकी जो काइनेटिक और रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है फ्रॉम हेक्सोकाइनेज. ओके, सो नाउ एज आई सेड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इट इज अ मेथड, it is a way of a cell to trap the glucose inside the cell. ठीक है, it is a kind of trick a cell is performing to keep the glucose within itself. ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. Why there is high activity of hexokinase is required? ठीक है, तो हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी जो होती है वो बहुत हाई होती है. व्हाई इट इज सो? क्या ज़रूरत है इतनी हाई एक्टिविटी की? ठीक है, देखो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है इट हैज़ टू बी केप्ट कांस्टेंट. ठीक है, उसका कांस्टेंट रहना चाहिए. कितना रहता है जनरली 4 to 5 मिलीमोलर. और ग्लूकोज जो है वो एंटर करता है सेल्स में थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, तो ग्लूकोज की एंट्री होती है थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ये आपको याद रखना है. इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल डिफ्यूजन. It requires assistance of certain proteins to come inside the cell. Although it is diffusion, but it is a facilitated diffusion. ठीक है, but since this process does not allow the cell to contain glucose at higher concentration, the cell cannot have the glucose at concentration higher than the surrounding concentration or the surrounding blood concentration या blood stream में जो concentration है उससे ज़्यादा glucose concentration cell में नहीं रह सकता है, because diffusion हो जाएगा. हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन हो जाएगा ग्लूकोज का. तो क्या तरीका है, किस तरीके से सेल जो है वो यूज़ कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से अपने अंदर रख सकता है? दिस इज़ द मेथड बाय द हेक्सोकाइनेज एंजाइम. जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है इट विल एक्ट ऑन द ग्लूकोज और उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय फॉस्फोरिलेशन. ठीक है, अब जो सेल है इट कैन नाउ कीप मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसमें डिफ्यूजन नहीं होएगा, वो डिफ्यूज आउट नहीं होएगा. और ग्लूकोज जो है इट विल कंटिन्यू टू एंटर इनटू द सेल फॉर द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ कार्बन, फॉर द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी. ठीक है, क्योंकि सेल्स जो है उनमें एक्टिव मेटाबॉलिज्म होता जा रहा है, उनको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है. और ब्लड में ज़्यादा टाइम तक ग्लूकोज नहीं रह सकता. ब्लड में अगर ज़्यादा टाइम तक ग्लूकोज रहेगा इट विल कॉज सीवियर डैमेज टू द अदर ऑर्गन्स. ठीक है, सो इट हैज़ टू बी मेंटेन एट सर्टेन लेवल. दैट इज़ वाई द सेल्स विल टेक अप द ग्लूकोज एंड कीप इट इनसाइड दैम इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड as and when energy is required. नेक्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. और ये कैसे होता है, कौन सा एंजाइम यूज होता है यहाँ पर? यहाँ पर एंजाइम यूज होता है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज. देखो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम, इसको फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज भी बोलते हैं. इसको फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज भी बोलते हैं. इट ऑल्सो रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयंस एज द कोफैक्टर. ठीक है, और इस तरीके का रिएक्शन होता है. यहाँ से ध्यान से देखिए रिएक्शन को. यहाँ पर आप देखोगे ग्लूकोज जो है इट इज नाउ कन्वर्टिंग इनटू फ्रुक्टोज. पायरेनोज रिंग जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्यूरानोज रिंग में.
5 मेंबर्ड रिंग है ये, और ये 6 मेंबर्ड रिंग है. दिस इज पायरानोज रिंग, दिस इज फ्यूरानोज रिंग, एंड इट इज प्रेजेंट इन द फ्रुक्टोज. ठीक है, फ्रुक्टोज इज ऑल्सो C6 शुगर. C6 शुगर है, इसमें भी 6 कार्बन है. ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबरिंग हो रखी है. तो इसमें भी 6 कार्बन है. इट इज ऑल्सो 6 कार्बन शुगर, बट दिस टू आर आइसोमर्स. ठीक है, इसलिए यहाँ पर आइसोमरेज एंजाइम यूज होता है. ओके, थर्ड स्टेप होता है फॉस्फोरिलेशन ऑफ fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate. हेलो अरविंद, आपका क्वेश्चन है हाउ टू रिवाइज फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स. मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है, दिस इज इन बिटवीन. अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं. ओके, सो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में. ओके, एंड it again utilizes ATP. ठीक है, it is utilizing ATP and it is also using Mg2 plus magnesium ion as cofactor. ठीक है, यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, अगेन काइनेज है ये. काइनेज का मतलब है ट्रांसफर ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे, पोजीशन 1 पे ट्रांसफर हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप का. ठीक है, पहले था 6 पोजीशन पे, अब आ गया है फर्स्ट पोजीशन पे भी. दोनों पोजीशंस पे है प्रेजेंट फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, और ये एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1. अब in certain bacteria and protists and in most of the plants there is a phosphofructokinase, PFK भी बोलते हैं इसको, PFK. There is a PFK which uses pyrophosphate. मतलब pyrophosphate का मतलब है inorganic phosphate. Okay, so inorganic phosphate which is coming from phosphoric acid, not ATP. पायरोफॉस्फेट, सोडियम पायरोफॉस्फेट से आ रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप. इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द एटीपी. ठीक है, तो एटीपी से नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज इनऑर्गेनिक. एटीपी होता है ऑर्गेनिक एंड पायरोफॉस्फेट होता है इनऑर्गेनिक, आपको याद रखना है ये बात. एंड एज द फॉस्फेट ग्रुप इन द सिंथेसिस ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. ठीक है, तो इसके सिंथेसिस में इनको चाहिए होता है एज द पायरोफॉस्फेट, नॉट एटीपी. तो यहाँ पे एटीपी यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हो रहा है. ओके, सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. तो ये बैक्टीरिया में और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, नॉट इन एनिमल्स. इट इज प्रेजेंट इन द bacteria, in some bacteria and almost all of the plants. Okay, so it uses inorganic phosphate, not organic phosphate. और इसमें भी मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है for the as a cofactor for the activity of the enzyme. तो यहाँ पर देखो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, और एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पायरोफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है. एक फॉस्फेट ट्रांसफर हो गया है और एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया है. अब ये जो एंजाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है. ये एंजाइम सेल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है लाइक हेक्सोकाइनेजेस, इट इज़ अ रेगुलेटरी एंजाइम. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स. ठीक है, तो इट इज़ मेजर पॉइंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी
इवेंट्स हो रहे हैं ऑन एट दिस स्टेज एट दिस रिएक्शन जहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इन्वॉल्व है, ठीक है। और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है इसकी एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है बाय सर्टेन मॉलिक्यूल्स। और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो पीएफके की एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं? कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? तो पीएफके एक्टिविटी इज इंक्रीज व्हेन एवर एटीपी सप्लाई बिकम्स डिप्लीटेड, मतलब एटीपी कम हो गया है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी जो है पीएफके पीएफके की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी इंक्रीज होती है विद द डिक्रीज इन द एटीपी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है विद द डिक्रीज इन द एटीपी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर एटीपी कम है मतलब एनर्जी जो है वो सेल को कम एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो एनर्जी को तो सेल को जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में काम आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। तो इसलिए इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी ताकि सेल को ज़्यादा एनर्जी मिल सके, ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पीएफके जो है इसका एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है विद द डिक्रीज इन द एटीपी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और साथ ही साथ जो पीएफके की एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द एडीपी कॉन्सेंट्रेशन। एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है तो भी इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, जिसमें कि एडीपी इंक्रीज हो रहा है मतलब एटीपी यूज होके एडीपी बना रहा है। एटीपी जो है यूज होके बनाता है एडीपी। तो फॉस्फेट जो है वो निकल गया है और एडीपी बन गया है। तो एडीपी अगर बढ़ेगा तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी बढ़ेगी और सेल को ज़्यादा एनर्जी मिल पाएगी। ओके, सो एडीपी एंड एएमपी दोनों के केसेस में अगर एएमपी और एडीपी इंक्रीज हो रहा है तो पीएफके का एक्टिविटी इंक्रीज होएगा। अब ये इनहिबिट कब होता है, कब एक्टिविटीज की इनहिबिट होती है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होती है, डिक्रीज होती है व्हेनेवर सेल हैज एम्पल अमाउंट ऑफ एटीपी। मतलब सेल में ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी है, ज़्यादा एटीपी की सप्लाई है तो एक्टिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि सेल में ऑलरेडी एनर्जी रिच कंपाउंड्स है, एनर्जी है ऑलरेडी सेल में, तो क्या ज़रूरत है और ज़्यादा एनर्जी बनाने की, ठीक है। तो इसलिए जो पीएफके है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है when there is increase in the concentration of ATP as well as whenever there is ample supply of other fuels, for example fatty acids भी as a fuel molecules act करते हैं, they are also producing energy। तो अगर fatty acids की का concentration भी ज़्यादा है तो भी पीएफके एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। Fructose 2,6-bisphosphate is structurally similar to the product of this reaction. बिसफॉस्फेट है, फ्रुक्टोज 2,6, यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 नहीं है, 2,6 है, ध्यान रहे आपको, ठीक है। ये 2,6 है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे फॉस्फेट है ना कि 1 पोजीशन पे। तो ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, सिमिलर है किसके? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के, ठीक है। बट इट इज नॉट इंटरमीडिएट इन द ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट, इट इज अ पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ बोथ एटीपी डिपेंडेंट एंड पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम। तो ये दोनों को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटर की तरह फंक्शन करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अगर हम यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट की जगह अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है प्रेजेंट, तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो इंक्रीज कर देगा एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है। इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा बिकॉज
It is similar to the structure of fructose 1,6 बिस्फॉस्फेट. ठीक है, तो इट एक्ट एज स्टिमुलेटर. ज़्यादा फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट है तो भी इंक्रीज हो रहा है. अब देखो नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि है फोर्थ स्टेप विच इज क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट. ठीक है, अब यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पर एंजाइम यूज हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट एल्डोलेज. ठीक है, ये एल्डोलेज एंजाइम है. इट कैटेलाइजेस रिवर्सिबल एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है इसमें और फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो टूट जा रहा है दो C3 मॉलिक्यूल्स में, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में ये टूट जा रहा है. एक तो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, एसीटोन है, CO ग्रुप्स एसीटोन ग्रुप होता है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है. तो फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड दिस इज ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. तो ये ग्लिसरेल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. दिस इज कार्बन 1 2 एंड 3. तो थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप. So that is why it is called as glyceraldehyde 3 phosphate. Okay. Aldolase of vertebrate animal tissues does not require a divalent cation. ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें एंजाइम मिलता है एल्डोलेज. वो इस तरीके का होता है कि इसमें डाइवेलेंट कैटायन की ज़रूरत नहीं है फॉर इट्स एक्टिविटी. बट इन केस ऑफ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द एल्डोलेज रिक्वायर जिंक आयन फॉर इट्स एक्टिविटी. जिंक आयन चाहिए होता है इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जिंक चाहिए होता है एंड इन केस ऑफ एनिमल्स इट डज दे डू नॉट रिक्वायर जिंक आयंस. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस. सो एल्डोलेज जो है एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है हेक्सोज शुगर जो है वो टूट जा रहे हैं. यहाँ पे 6 कार्बन है, वो टूट जा रहा है दो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स में. Now coming to the fifth reaction, this is the last reaction of this phase. प्रिपरेटरी फेज का ये लास्ट रिएक्शन है जिसमें कि इंटर कन्वर्जन हो रहा है ट्रायोस फॉस्फेट्स में. ठीक है, यहाँ पर एंजाइम यूज हो रहा है आइसोमरेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज. ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब है ये C3 कार्बन मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा जिसपे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. ठीक है, और ये आइसोमराइजेशन कर रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जो कि अदर मॉलिक्यूल था. दूसरा जो C3 मॉलिक्यूल मिला था हमें वो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही था. तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है DHAP बोलते हैं जिसे, DHAP ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम. ठीक है, और ये एंजाइम कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को. ठीक है, एंड कन्वर्ट करता है इनटू द सेम द अदर मॉलिक्यूल विच वाज फॉर्म्ड. ठीक है, दोनों C3 कार्बन है. इसमें क्या हो रहा है, जो सारे कार्बन थे पहले, जो हमारे पास कार्बन थे फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द ग्लूकोज, वी वर एबल टू ट्रैक देम. नाउ आफ्टर दिस रिएक्शन, क्योंकि अब दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो गया है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में. नाउ वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा कार्बन कहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, जो हेक्सोज शुगर में ग्लूकोज में 6 कार्बन थे वो अब कौन से कार्बन कहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश. ओके, सो द कार्बन्स हैव बिकम indistinguishable in this step. ओके, और यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है हमारा प्रिपरेटरी फेज of glycolysis in which the hexose molecule has been phosphorylated at C1 and C6.
and then it is cleaved to form two molecules of C3 compounds, which are two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. ठीक है, और ग्लूकोज other than hexose other than glucose, other hexoses are present such as fructose होता है, mannose होता है, galactose होता है. वो सारे शुगर्स जो भी एक्सोस शुगर्स होते हैं, दे आर, इनका पाथवे जो है, उनका फेट जो है वो कॉमन ही होता है. सारे के सारे हेक्सोस शुगर जितने भी होते हैं, जैसे फ्रुक्टोज, मन्नोज, गैलेक्टोज, ये सभी कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लीसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में. ठीक है, तो इन सभी का फेट एक ही है, ग्लीसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉर्मेशन. एंड दिस ग्लीसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट विल एंटर इनटू द पे ऑफ फेज. ये अब पे ऑफ फेज में एंटर करेगा. ठीक है, और कन्वर्ट होएगा अल्टीमेटली इनटू पायरुवेट. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट फेज़ का, जो कि होती है प्रिपरेटरी फेज़. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पे ऑफ फेज़. ओके, सो दिस इज़ द एक्चुअली कि कौन से कार्बन कहाँ पर जा रहे हैं. ये पहले 3 कार्बन्स हैं इन केस ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट, और ये बाकी 3 कार्बन है जो है फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में. अब ये इस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट 3 मॉलिक्यूल से बना था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और नेक्स्ट 3 जो है कार्बन से बना था ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. यहाँ पे कलर देखोगे आप, ब्लू कलर का मतलब है लास्ट 3 कार्बन, और फर्स्ट 3 कार्बन पिंक कलर में, जो कि DHAP का पार्ट है. ठीक है, DHAP. तो अब क्या होता है, DHAP जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. तो क्या होगा, ये वाले फर्स्ट 3 मॉलिक्यूल्स भी कन्वर्ट हो गए हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. तो सारे के सारे जो है, देयर इज अ मिक्सअप of all the atoms, all the molecules, because all the molecules are ultimately converting into glyceraldehyde 3-phosphate. ठीक है, इसलिए अब ये इनडिस्टिंग्विशेबल हो गया है. ठीक है, सारे के सारे जो है कार्बन 4, 5, 6 भी बना रहे हैं, कार्बन नंबर 4, 5, 6 भी बना रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एंड कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3 भी बना रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. Okay, so that's all for today everyone, and thank you for watching this video, and yeah, have a nice day ahead, and all the very best for your exam, and see you in the next video, which is on the glycolysis second phase, which is payoff phase. If you want to subscribe to Unacademy